हेलो गाइस। सो हम पार्ट 3 ऑफ द वीडियो बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट अपना चल रहा था, तो उसका पार्ट 3 शूट करने जा रहे हैं। अब इसमें थोड़ा और अंदर जाते हैं और थोड़ा डिटेल में इसको एनालाइज करते हैं कि बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैंने आपके लिए बोर्ड पे एक चीज़ रखी है। एक कॉन्सेप्ट है डिविडेंड का, यहाँ पे जो बच्चों को बहुत डाउट आता है। सीए फाइनल के लिए नवंबर 2020 के लिए एप्लीकेबल है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि 2020 के बाद के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए भी है विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट हैपन्स इन अ नॉर्मल सिनेरियो। एक नॉर्मल सिनेरियो है, एक कंपनी XYZ लिमिटेड एक इन्वेस्टर है। कंपनी 100 लाख रुपए कमाती है। 100 लाख में से मोटा मोटा, देखो सरचार्ज एजुकेशन से सब कुछ लगता है, मोटा मोटा 30% टैक्स देती है, 30 लाख। 70 लाख का नेट इसके पास पैसा बचा। 70 लाख मान लो पूरा पूरा अगर ये डिस्ट्रीब्यूट कर भी दे इन्वेस्टर को, तो 70 लाख में से इसको सीडीटी देना पड़ जाएगा मोटा मोटा 20%, 14 लाख। 20% 70 लाख का 14 लाख, 56 लाख बचा। 100 लाख कमाया तो अल्टीमेटली इसके हाथ में 56 लाख आया इन्वेस्टर के हाथ में। अब आ जाते हैं बिजनेस ट्रस्ट में क्या हो रहा है। बिजनेस ट्रस्ट में भी तो यही हो रहा है। XYZ लिमिटेड है, बिजनेस ट्रस्ट बीच में आ गया और फिर इन्वेस्टर। XYZ लिमिटेड 100 लाख कमाती है, 30% टैक्स देके 70 लाख आता है। 70 लाख आगे बिजनेस ट्रस्ट को जाते टाइम 70 लाख पूरा माइनस सीडीटी 14 लाख कट गया, इसके पास भी 56 लाख आया। अब ये आगे 56 लाख बेचेगी भेजेगी, तो क्या इन्वेस्टर के हाथ में कोई टैक्स लगेगा? नहीं। क्या बिजनेस ट्रस्ट को सीडीटी देना पड़ेगा? नहीं, वो तो कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है ना। वो तो कोई कंपनी अगर शेयर्स पे देती है तो इसके कौन से शेयर्स हैं, तो इसके ऊपर तो कोई नहीं है। तो ऊपर भी 56 लाख ही था, नीचे भी 56 लाख ही पहुंच रहा है इन्वेस्टर के पास। तो दिक्कत क्या है? कोई भी दिक्कत नहीं है। बस बिजनेस ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए कि भाई इन्वेस्टर के तक क्या लगा रखा है, बिजनेस ट्रस्ट के थ्रू जा रहे हैं। बिजनेस ट्रस्ट हमें 56 लाख पूरा तो नहीं बांटेगा, वो तो अपने भी प्रोफेशनल फीस लेगा, बहुत कुछ उसके अपने खर्चे होंगे। तो पहले ही तुमने 100 लाख पे जब 30% टैक्स लगा ही लिया, तो एक ही इनकम के ऊपर बार बार टैक्स क्यों लगा रहे हो? सीडीटी भी लगा रहे हो, कुछ लगा रहे हो। इस वजह से सीडीटी लगता है सेक्शन 115 कैपिटल ओ में, वो चेंज किया गया। सो एज पर सेक्शन 115 कैपिटल ओ सबसेक्शन 7 दे मेंशन्ड कि सीडीटी लगेगा ही नहीं अगर कोई स्पेसिफाइड कंडीशंस फुलफिल्ड हो। लेकिन एक और प्रॉब्लम होगी कि जब सीडीटी लगता था तब उसके साथ, जैसे मान लो ये सीडीटी लगा, तो अंडर सेक्शन 1034 में एग्जेम्प्ट हो जाता था। किसके हाथ में एग्जेम्प्ट? सीडीटी लगा कंपनी के हाथ में, तो ऑलरेडी 20% टैक्स हो गया। तो सेक्शन 10 क्लॉज 34 में शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट। लेकिन जब उन्होंने बोला कि सेक्शन 115 ओ में सीडीटी लगेगा ही नहीं, तो 1034 में तो उसके हाथ में भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो यहां पे अगर सीडीटी की रिक्वायरमेंट खत्म कर देते हैं, तो बात सोचो, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में लग जाएगा टैक्स। और बेटा बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्स पता कितने पे लगता है? MMR पे, मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे। तो तुम क्या पागल हो क्या? इस वजह से एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 10 क्लॉज 23 FC, जिसमें यह लिखा है कि बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में अगर कोई SPV से डिविडेंड आया, दैट शैल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है, तो सीडीटी भी नहीं लगता और बिजनेस ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट को भी प्रमोट करने के लिए बोल दिया कि बिजनेस ट्रस्ट पे भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सीडीटी एलिमिनेट कर दिया बिजनेस ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट ने, और इन्वेस्टर के हाथ में भी टैक्स नहीं लगता। इन्वेस्टर के हाथ में भी टैक्स नहीं लगता, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में भी टैक्स नहीं लगता। तो 115 कैपिटल ओ जो सीडीटी की बात करता है, उसका सब सेक्शन 7 ये बोलता है कि सीडीटी नहीं लगेगा अगर सर्टेन कंडीशंस फुलफिल कर लो। ये सर्टेन कंडीशंस कौन सी है? कंडीशन नंबर 1,
100% ओनरशिप होनी चाहिए बिजनेस ट्रस्ट की उस शेयर होल्डिंग में, मतलब कि उसके सारे 100% शेयर्स इसके पास होने चाहिए बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर, एसपीवी के। सेकंड कंडीशन, मान लो 2018-19 चल रहा है, 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019 चल रहा है, तो क्या हुआ, बिजनेस ट्रस्ट क्या करता है, 1 जनवरी 2019 को सारे शेयर्स खरीद लेता है। ये देखो 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19, 1 जनवरी 2019 को शेयर्स अक्वायर्ड, सारे शेयर्स एक्वायर कर लिए। तो इस कॉन्सेप्ट में ये बोला कि यहां तक जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, ये तो बिजनेस ट्रस्ट ने नहीं कमाए, ये तो रीट के नहीं है, ये तो एसपीवी के हैं, ये तो मिस्टर राम के हैं, तो इसके ऊपर सीडीटी तो लगेगा ही। जो जब शेयर्स एक्वायर किए तब से लेके जब तक भी उसके पास वो शेयर्स थे, उसके ऊपर सीडीटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो बिजनेस ट्रस्ट ने कमाए हैं। तो बेसिकली इसकी ड्यूल कंडीशन क्या है कि सीडीटी तभी एग्जेम्प्ट करेंगे जब तुम्हारे पास ही 100% शेयर होल्डिंग हो, तुम ही हो उसके ओनर, तो सीडीटी एग्जेम्प्ट कर देंगे। अगर मान लो, देखो बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए वैसे मैंने आपको बोला, सेबी ने बोला सिर्फ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट चाहिए, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 50% से ज्यादा पे आता है, ये बोल रहा है 100%। तो मान लो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ भी गया, किसी के पास 80% है, 20% किसी और के पास है, एलआईसी के पास है, किसी के पास है, तो वो 20% वाला जो एलआईसी को देगा तब तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, और इधर 80% अगर बिजनेस ट्रस्ट को दे रहा है तब भी लगेगा, क्योंकि दिस इज नॉट एन एग्जेम्पशन कि 80% तुम्हारे पास है तो ठीक है, जो तुम्हें मिलेगा उसके ऊपर सीडीटी नहीं लगाएंगे, तब तो पूरा पूरा सीडीटी लगा देंगे हम। दिस इज अ कंडीशन, 100% ओनरशिप तुम्हारे पास होनी चाहिए। सेकंड, जब तुमने ओनरशिप एक्वायर की उससे पहले जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे उसको तो बांटोगे तो सीडीटी लगेगा ही लगेगा भाई। बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, इसका मतलब ये सीडीटी पुराने वाले पे नहीं लेंगे का, लेंगे, उसके बाद का कोई है स्पेसिफाइड डेट के बाद का, तब से नहीं लेंगे। तो ये भी बात हो गई। सेक्शन 115 सबसेक्शन 7, सेक्शन 1023 एफसी में बोलता है कि इस डिविडेंड के ऊपर बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि सीडीटी नहीं लग रहा, तब भी नहीं लगेगा। अब आता है सेक्शन 115 बीबीडीए, 115 भाग भाग डी के बोस आंद्रे आंद्रे। ये क्या है, ये इसको याद करने का तरीका है। इसमें यह बोलता है कि देखो किसी बंदे के पास डिविडेंड आ रहा है 15 लाख का, अगर वो इंडिविजुअल है तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, मोटा मोटा 10 लाख तक तो 20% लगेगा, उसके ऊपर 30% के स्लैब पे पहुंच जाएगा वो तो। और अगर मान लो कोई कंपनी ही आगे ले रही है, चलो कंपनी एग्जांपल लेते, बंदे का ही लेते हैं, 10 लाख से ऊपर एक इंडिविजुअल का 30% स्लैब पे चला जाता है। लेकिन अगर मुझे 15 लाख डिविडेंड मिल रहा है तो मेरे ऊपर सीडीटी तो सिर्फ 20% ही लग रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया कि अगर 10 लाख से ऊपर डिविडेंड है तो जो बैलेंस है हमें तो सिर्फ डिविडेंड 20% ही देना पड़ रहा है, चाहे जितनी मर्जी हमें डिविडेंड इनकम हो। वैसे 10 लाख के ऊपर तो उसका 30% स्लैब पे चला जाता है। तो जो बैलेंस 10% है, अगर डिविडेंड 10 लाख से ऊपर हो तो लगेगा तुम्हारे ऊपर सीडीटी नहीं, तुम डायरेक्ट टैक्स दोगे उसके ऊपर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अभी भी एप्लीकेबल है। तुम्हें सीडीटी 10 लाख तक लगता है, उसके बाद 115 बीबीडीए भाग भाग डी के बोस आंद्रे आंद्रे लगना ही लगना है 10% इसके ऊपर भी। तो बिजनेस ट्रस्ट को अगर 15 लाख डिविडेंड मिल रहा है तो उसको 5 लाख के ऊपर 115 बीबीडीए 10% के हिसाब से देना पड़ेगा। ये सारी चीज नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है।
उसके बाद वाले एग्जाम्स वालों के बच्चों के लिए क्या होगा? उसके बाद एक अमेंडमेंट आ चुकी है ऑलरेडी, जो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है नवंबर 2020 वालों, वो ये है कि ये सीडीटी का कॉन्सेप्ट ही हट गया है। और जब सीडीटी का कॉन्सेप्ट ही हट गया है, इसका मतलब क्या है कि शेयर होल्डर्स के हाथ में अब टैक्स होता है बाद वाले एग्जाम वाले मई 2021 से। सीडीटी का कॉन्सेप्ट हट गया, उसके बाद शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स होगा, तो 115 बीबीडीए भी हट गया। तो जब सीडीटी और 115 बीबीडीए वाली चीज़ें ही नहीं रही, तो उसके हिसाब से बिजनेस ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट में थोड़ा वेरिएशन आएगा। ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या वेरिएशन है? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जब सीडीटी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि सीडीटी नहीं होगा तो नहीं होगा, सीडीटी कैंसिल हो जाएगा, 115 बीबीडीए कैंसिल हो जाएगा, और जो 1023 एफसी में बिजनेस ट्रस्ट मतलब रीट को एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट रहेगी। सीडीटी तो वैसे ही नहीं लगता था, अब सीडीटी का जब कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया तब भी एग्जेम्प्ट ही रहेगी, वो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्पशन है, सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन मिलती है। सीडीटी खत्म हुआ तो एग्जेम्पशन थोड़ी खत्म हो जाएगी, कुछ फर्क ही नहीं होगा तुम्हें। तुम पहले भी सीडीटी नहीं लगाते थे, अब भी नहीं लगाओगे, समझे? ठीक है, अब आ जाते हैं एक समरी पे, समराइज करते हैं कि टैक्सेबिलिटी कैसे कैसे होती है। बहुत ही सिंपल है, कोई बोझ लेके नहीं पढ़ना, इतने ज़्यादा सेक्शन लिख दिए, ये लिख दिया, कुछ नहीं है, वही है टैक्सेबिलिटी टेबल। इंटरेस्ट ऑन एसपीवी, मैंने तुझे बोला था कि जो लोन एसपीवी लेती है, हम उस लोन की भरपाई करते हैं, तो रीट एसपीवी को लोन दे देती है, वो आगे बैंक को दे देगा, लेकिन रीट की बुक्स में लोन खड़ा हो जाएगा। वो जब रीट को इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट ऑन एसपीवी, तो वो रीट के हाथ में तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, टैक्स पास थ्रू, और इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। कहाँ टैक्सेबल होती है? सेक्शन 10 क्लॉज 23 एफडी। सर सेक्शन 10 तो एग्जेम्पशन क्या है, तो टैक्सेबल कैसे लिख रहे हो आप? टैक्सेबल सेक्शन 10 में नहीं होती, सेक्शन 1023 एफडी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा ठीक है ये टैक्सेबल होगी उसकी लैंग्वेज से। सेम रेंटल इनकम, अगर डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीद रखी है, टैक्स पास थ्रू, ये पास थ्रू, ये पास थ्रू, इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, रीट के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये दो मोटी मोटी इनकम है, ये पास थ्रू हो जाती हैं। अगर कोई रीट ने कैपिटल एसेट में पैसा लगा रखा है, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, या कोई और हो, 112 कैपिटल ए वाले, तो 112 कैपिटल ए पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 10% टैक्स लगता है। 112 में हर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे 20% टैक्स लगता है विद सम एक्सेप्शंस। 111 कैपिटल ए में जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है जिसके ऊपर एसटीटी पे होती है, उसके ऊपर 15% टैक्स लगता है। तो ये सेक्शंस नहीं हिले, ये रेट के सेक्शंस हैं। तो कोई कैपिटल गेन होता है तो उसके ऊपर वही सेक्शन लगते हैं, चाहे तुम एओपी में देख लो, चाहे तुम बिजनेस ट्रस्ट में देख लो, चाहे तुम कहीं भी देख लो, इन सेक्शन में कोई वेरिएशन नहीं आता है। तो इनके ऊपर तो टैक्स लगेगा ही। मैंने बोला मोटी मोटे के अलावा सारी इनकमों के ऊपर बिजनेस ट्रस्ट ही टैक्स देती है, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर इसने एक बार टैक्स दे दिया अपने अपने रेट्स पे, तो यहाँ पे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1023 एफडी। अब आते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी हमने बात की, कुछ नहीं है, वो दोनों के हाथ में एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर कोई पूछे कि भाई कौन से सेक्शंस में, तो वहाँ पे तो एफसी में 1023 एफसी में रीट के हाथ में एग्जेम्प्ट है, और 1023 एफडी में इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट है। अगर कोई और इनकम बची है, तो वो मैंने बोला छोटी मोटी इनकम है, वो इन्वेस्टर के हाथ में तो एग्जेम्प्ट होएगी, पास थ्रू नहीं होएगी, लेकिन रीट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन कौन से रेट पे? मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्सेबल होगी। रीट का मेन काम वो इनकम कमाना नहीं है, तो इतना टैक्स नहीं बनने वाला। लेकिन कोई एडिशनल टैक्स आ रहा है तो ऑटोमेटिक मरेंगे ये, क्योंकि अगर ये मेजर इनकम फालतू कामों से ही कमा रहे हैं, अपने आप ही मैक्सिमम मार्जिनल रेट दे के उड़ा देंगे। तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स होगा। मैक्सिमम मार्जिनल रेट बेसिकली क्या होता है? मैक्सिमम रेट एक इंडिविजुअल को क्या लगता है? मैक्सिमम रेट क्या होता है किसी इंडिविजुअल का? 30% तो मेन रेट है, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% है, उसके ऊपर एक मैक्सिमम सरचार्ज कितना है? 37% आई थिंक,
तो लगाओगे तो उसका मोटा मोटा जो भी रेट होगा वो एनी अदर इनकम पे आएगा। एक नोट है जो नवंबर 2020 वाले एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, क्या कि 115 बीबीडीए 10 लाख से ऊपर लग जाएगा, लेकिन उसके बाद जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा तो 115 बीबीडीए का भी कॉन्सेप्ट नहीं रहा, तो सिर्फ तुम एग्जेम्प्टी दोगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये था हमारा, थोड़ा सा टेक्निकल था बट हाँ इतना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। मेरी वीडियोस को 3-4 बार देखो तुम्हें सब रट जाएगा। सारा सीए फाइनल के लिए एप्लीकेबल है, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। एक छोटा सा आखिरी टॉपिक रह गया है प्रैक्टिकली कि रीट में इनकम बंटती कैसे है और टीडीएस का क्या प्रोविज़न है। 5-6 मिनट्स का बनेगा, तो ज़रूर देखना पार्ट 4। दिस वॉज पार्ट 3। थैंक यू सो मच।